स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। भारत देश 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान भारत देश की संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्रगतिशीलता के कई उदाहरण पेश करने की कोशिश की जा रही है। आज हम आपको IBC 24 की खास पेशकश में बताएंगे कि किस तरह से BSF के जवान तैयार होते हैं। इस समय मौजूद हूँ सावेर रोड स्थित रेवती रेंज में, जहां पर BSF की सबसे कठिन कौशल प्रशिक्षण जो है वो होता है और यहीं से देश भर के एक जाबाज जो है वो तैयार होते हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ कि किस तरह से ये पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसका इतिहास भी बेहद ज़्यादा गौरवशाली रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि 1930 में महाराजा तुपोगंज राव ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसका मकसद जो था वो तोपखाना रखने के उद्देश्य से किया गया था। इसके बाद समय बीता और 1940 में इंदौर प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसे तैयार किया गया और यही वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ से जो शूरवीर हैं उनका कठिन अभ्यास जो है वो किया जाता है। पूरी थीम आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह से युद्ध कौशल में जब घने जंगल होते हैं किस तरह से शूटिंग का महत्व होता है और उसके साथ साथ कितने कठिन परिस्थितियों में, भले गर्मी हो या फिर ठंड, -डिग्री टेम्परेचर में भी किस तरह से होनहार जवान जो है वो तैयार होते हैं और इसकी अद्भुत गाथा जो है वो आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम आप पहुंचे हैं उसी ब्लॉक में जहां पर इस समय जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। सुबह 6 बजे का समय इस समय हो रहा है और आप देख सकते हैं कि जवानों की जो तैनाती है वो हो चुकी है। BSF के कैंपस में सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो फिज़िकल ट्रेनिंग से होती है और ये फिज़िकल ट्रेनिंग बेहद ज़्यादा खास होती है। दिन भर के शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो दिन भर में 10 सेशन होते हैं और हर एक सेशन में 40 मिनट कुछ इसी तरह से अलग अलग प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। इस समय आप जो तस्वीरें में देख रहे हैं ये मंकी रूप है और ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि किस तरह से एक फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करने की जो कोशिश है वो की जाती है। सबसे खास शुरुआत ऐसे होती है और इसके माध्यम से जो फिज़िकल ट्रेनिंग का सेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसको एक तरह का वार्म अप भी कहा जा सकता है। इंस्ट्रक्टर हैं धर्मेंद्र जी, उन्हीं से बात करती हूँ। सर, कैसे शुरुआत होती है BSF की, अगर मैं सुबह की बात करूँ तो? सुबह सबसे पहले इनको एक फिक्स टाइम दे दिया जाता है कि शाम की जो रोल कॉल होती है उसके अंदर एक टाइम दे दिया जाता है फिक्स कि आपको सुबह 6 बजे फालन होना है। तो 6 बजे फालन का मीन्स है कि इनको कम से कम 1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है। तो लगभग ये 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठ के अपना फ्रेश होके तो लगभग जो भी ग्राउंड की कुछ तैयारियां भी करनी होती हैं आने से पहले इनको, तो वो तैयारियां सब करने में इनको लगभग आधा घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटा इनका सेल्फ का और आधा घंटा जो ग्राउंड प्रिपरेशन है, प्री वर्कआउट, वो करना पड़ता है। उसके बाद ये 5:30 बजे फालन हो जाते हैं, जो कि हमारे CHM होते हैं, कंपनी हवलदार मेजर जी, वो फालन करते हैं। तो उसके बाद टोटल काउंटिंग की जाती है कि सभी जवान पूरे हैं और सभी स्वस्थ हैं। उसके बाद जब भी हम इंस्ट्रक्टर एज ए आते हैं तो PTI उस्ताद रहते हैं। जो सबसे पहली जो शुरुआत होती है हमारी दिन की PT से होती है। PT में इनका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होता है, इनका वार्म अप कराया जाता है। उसके बाद इनको अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो भी स्टेमिना इम्प्रूवमेंट, हार्ट इम्प्रूवमेंट, इस तरह के जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो कराई जाती हैं। तो धीरे धीरे इनको मतलब एक मोल्ड किया जाता है कि ये जो एक अनबियरेबल जो पेन है उसको बियर कर सके। जी सर, अभी कौन सा जो एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? जी, अभी इसका नाम है मंकी रोप। इसका हाइट है जो वो 12 फीट है और जो ये पैरेलल दिखा रहा आपको इसमें 20 फीट है। तो इनको 12 फीट हाइट पे चढ़ के और 20 फीट इनको कंटिन्यू इधर क्रॉल करना पड़ता है लाइक ए मंकी। तो इसीलिए इसका नाम मंकी रोप रखा गया है। तो इसके अंदर इनको पूरा एम्यूनेशन, इनके पास 4 kg का राइफल, 4.7 kg का इनका पीछे लगा जो हैवरसैक, तो टोटल कर लगभग 10 kg के आसपास इनका वेट हो जाता है। और जो सेल्फ का वेट है वो मिला के, तो ये एक्सरसाइज जनरली
जब भी हम दुश्मन के इलाके में जाते हैं तो हमें इस तरह की बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। हो सकता है कहीं हाइट पे चढ़ना पड़े, हमें कुछ एक ऑब्स्टेकल पार करने पड़े, तो ये उसी का एक पार्ट है ऑब्स्टेकल पार करने का। तो क्या बारीकी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपका हर एक मूवमेंट इम्पोर्टेंट है। पैर का एंगल क्या होना चाहिए, हाथों का एंगल कैसा होना चाहिए? जी, जैसा कि मैं बताया, इसका नाम ही मंकी है। तो मंकी में देखोगे आपकी इनका एक पैर रखा जा रहा है तो हाथ को मूव कर रहे हैं, हाथ जब शिफ्ट कर रहे हैं तो पैर का सपोर्ट है इनके पास में। तो ऐसे करके लाइक एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक पैर, ऐसे करते करते इनको 20 फीट का क्रॉल करना पड़ता है मंकी की तरह। तो बेहद ज़्यादा चैलेंजिंग ये होता है और पहली फिज़िकल ट्रेनिंग ही बेहद ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं और इसके माध्यम से जवानों की जो क्षमता है, कितना स्ट्रेंथ है, उसको बिल्डअप करने की जो कोशिश है वो की जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि युद्ध के दौरान जो आपका दुश्मन है वो कई बार जवानों को घायल कर देता है, और ऐसी स्थिति में किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि जंग को भी जीतना होता है। तो कुछ इसी तरह से जो प्रक्रिया है वो की जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दूसरा जवान है जो घायल हुआ है उसको 1 मिनट के अंदर ही उस लोकेशन पर पहुंचाना होता है जहां उसका प्रॉपर इलाज हो सके, और ये उसी तरह की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। बेहद ज़्यादा ये मुश्किल होता है, क्योंकि एक पूरी बॉडी का वेट के साथ साथ उसका बैग और जो गन है उसको कैरी करके एक लंबी दूरी तय करना इतना आसान नहीं होता, और ये बेहद ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है। सर, ये सबसे टफेस्ट प्रक्रियाओं में से माना जाता है? जी, कह सकते हैं आप, क्योंकि आपकी बॉडी पे लगभग 70 से 80 केजी वेट है, उसको आपने, और एक टाइम लिमिट भी है, क्योंकि वार जोन में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके वो मिनिमम एटलीस्ट 60 सेकंड में आपको कवर करना होता है 183 मीटर अपने साथी को बैठाएं। तो इतना वेट के साथ, जिसमें 70 अगर भी मान लें हल्के से हल्का बंदा, तो लगभग 10 केजी उसका राइफल और जो पीछे का वेट मिला के लगभग 80 केजी को लेके आपको 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर आपको जल्दी से जल्दी, इसका मीनिंग है कि आपको वार जोन से बाहर निकलना है अपनी कैजुअलिटी को लेके। जी सर, कितना चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि वेदर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है किसी भी युद्ध कौशल में। हम हमेशा देखते हैं कितना चैलेंजिंग सीजन क्या ज़्यादा देखने को मिलता है? नहीं, चैलेंजिंग की बात करें तो लगभग सभी चैलेंजिंग ही है। जैसे अगर सर्दी की बात करें तो उसमें फॉग हो जाता है, विजिबिलिटी हमारा नहीं हो पाता। गर्मी की बात करें तो उसके अंदर धूल आंधी वगैरह चलती है, उसके अंदर भी हमारा विजिबिलिटी कम। गर्मी है, गर्मी में भी पसीना आता है, प्यास लगती है, तो एक लंबा ट्रैवल करना मुश्किल होता है। और सर्दी में बात करें तो सर्दी में इतनी कपकपाती ठंड है, जहाँ हम कश्मीर से लेके गुजरात से लेके इधर बांग्लादेश बॉर्डर पूरा कवर करते हैं। तो हर जगह के टेरेन के हिसाब से अलग अलग पेक्युलरिटीज़ हैं, वहाँ की अलग अलग जो समस्याएं हैं। तो किसी भी जवान की स्टेमिना चेक करने के लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इसीलिए अल्प सुबह से ही इसी तरह से जो जवान है इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद देश के विभिन्न बॉर्डरों पर जाकर अपनी सेवा देने की कोशिश करते हैं। बीएसएफ के जवान के साथ उनका बॉडी वेट के साथ साथ बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो हमेशा साथ रहती है। उसकी एक बड़ी वजह है कि जंग में कहीं भी अगर वो मौजूद हो, लेकिन उनकी बेसिक ज़रूरतों का सामान उनके साथ होना चाहिए। 4 किलो की गन तो उनके साथ रहती है, उसके साथ कुछ इसी तरह की आप किट देख सकते हैं, और इस किट के अंदर 14 प्रकार के आइटम्स हैं जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। भले वो वाटर बॉटल हो, इसके साथ टिफ़िन हो, कपड़े हो, और उसके साथ साथ शू भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। और ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी घने जंगल में हो या सरहद के किसी भी कोने पर अगर जवान की तैनाती होती है, युद्ध हो, उस बीच ज़रूरत की चीज़ें मुहैया होने के लिए कुछ इसी तरह का जो बैग है ये तैनात रहता है। और हमेशा देखा होगा कि जब भी ये जाबाज निकलते हैं युद्ध कौशल में अपने देश की सुरक्षा के लिए, तो इसी तरह का बैग उनके कंधों पर हमेशा देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ जो गन है वो खास तौर पर देखने को मिलती है। इसके वेट की अगर मैं बात करूं तो करीब 2 से 3
किलो का इसका वेट होगा और उसके साथ कुछ इसी तरह से ये जो जवान है ये तैयार होते हैं। कहीं पर रात का हॉल्ट है, उस दौरान भी ये जो अपने कपड़े हैं वो आसानी से चेंज कर सकते हैं और ये बेहद ज़्यादा छोटी छोटी बारीकी होती है, लेकिन यही बताने के लिए काफ़ी होता है कि हमारे देश के जवान कितनी मुश्किलात, कितनी कठिन परिस्थितियों के बीच अपना जीवन जो है वो गुजारा करते हैं और छोटे से कॉम्पैक्ट बैग के सहारे ही महीनों तक इसी तरह से देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। अंदर की तरफ चल, बहुत बढ़िया। करीब 1 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेकफास्ट टाइम। ये ब्रेकफास्ट टाइम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जितना भी आपने फिजिकल एक्सरसाइज की है उसके बाद आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन का जाना ज़रूरी होता है। मैं इस समय मैच में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारे पौष्टिक आहार जो है वो देने की कोशिश की जाती है। पूरी है, इसके साथ छोले की सब्ज़ी है जो कि हाईली प्रोटीन होता है, केला खास तौर पर एक फ्रूट जो है वो मॉर्निंग शेड्यूल में खास तौर पर दिया जाता है और यही जो मेन्यू कार्ड है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसी तरह का ब्रेकफास्ट, फिर उनका लंच, स्नैक टाइम और डिनर कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है। हेड कांस्टेबल विजय जी है मेरे साथ। सर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसका हर एक कदम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, उसको एनर्जेटिक करने के लिए किस तरह का शेड्यूल रहता है आपको? सर, शेड्यूल में तो यही है, सवेरे जैसे पीटी हो जाती है, पीटी के बाद फिर हमारा ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में डेली अलग अलग है, जैसे कभी पूरी हो जाती है तो कभी पराठे हो जाते हैं, कभी बादाम है, कभी अखरोट है। ऐसा इनका डेली का मेन्यू का बना हुआ है जो इस शेड्यूल में। तो जरिए हम इनको चेंज करके हर चीज़ देते हैं, कभी सेब दे देते हैं, कभी केला दे देते हैं, कभी पपीता दे देते हैं। तो डेली फ्रूट का भी इनका चेंज का ही रहता है और ऐसी इनका कभी यहाँ का जो मेनू के हिसाब से जो बना रखा है हमारे यहाँ, अलग अलग कैलोरी के हिसाब से डेली तकरीबन मैक्सिमम जो भी होता है तकरीबन 2400 कैलोरी के आसपास हम इनको पर डे का खाना खिलाते हैं जी। क्योंकि हाईली प्रोटीन चीज़ें देनी होती है तो इसलिए नॉनवेज भी सर्व किया जाता है। नॉनवेज के लिए फिर चिकन या मटन होता है बीच में, यही चीज़ है। सर, अगर बात की जाए तो क्योंकि अलग अलग स्टेट से यहाँ लोग आते हैं, सबके खाने का टेस्ट थोड़ा अलग रहता है, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है या वो आदी हो जाते हैं फिर इस तरह के खाने? जी सर, चैलेंजिंग नहीं, अगर बीच में अगर कभी इच्छा होती है इनके चूज कर लेते हैं। अगर बाद में अगर कोई ये है कि अगर हर स्टेट से जो भी आदमी आता है कभी इनको पूछ दिया जाता है, हाँ अगर कोई स्पेशली कोई खाना चाहता है तो जैसे संडे है कोई ऐसी चीज़ जिस दिन थोड़ा हमारा वो रहता है उस दिन जो है हम इनको इनकी इच्छा के मुताबिक और भी खाना कोई खिला देते हैं। त्योहारों पर बड़ा खाने का भी की जाती है क्योंकि उस दिन एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलती है। जी जी। क्या कुछ उसमें खास मेन्यू रहता है? हाँ, उसमें स्वीट्स वगैरह जो होती हैं और कोई फ्रूट वगैरह, स्वीट्स वगैरह, इन चीज़ों को जो है हम दे देते हैं जो स्पेशल डाइट वगैरह। और चिकन मटन जो भी बनता है हमारा, पनीर वगैरह जो भी बनता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सबको ये चीज़ें हम बनाते हैं इनको। और भी लोगों से बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? और हर स्टेट की, हर सिटी की अपनी एक खासियत होती है फूड के लिए, कितना अलग लगता है यहाँ का टेस्ट? सेम ही लगता है, घर पे भी लगभग यही सब बनता है और यहाँ का भी खाना अच्छा लगता है, घर की तरह ही टेस्ट आता है, अच्छा खाना बनता है और लगभग सब सेट हो जाते हैं क्योंकि डेली मेनू के हिसाब से बनता है और सब सेट हो जाते हैं कि आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, किसी दिन स्पेशल रहता है तो अच्छा लगता है सब। कुछ किसी को स्पाइसी पसंद होता है, किसी को सेमी स्पाइसी पसंद होता है, क्या इस तरह का आपको लगता है कि यार ये खाने का मन है? इस तरह की ख्वाहिशें भी तो होती होगी। होता है, बन जाता है, हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं, मेस कमांडर से बोलते हैं सर ये खाने का दिल कर रहा है, ओके, तो बन जाता है, बनता है। और भी लोगों से बात करते हैं। मेन्यू की मैं बात करूं, कितना सेटिस्फैक्ट्री रहता है और कुछ ऐसी इच्छा होती है कि हमारे शहर में ये खास रहता है, लेकिन क्या मन भर के खाते हैं या मन मार के? नहीं, मन भर के खाते हैं मैडम।
बढ़िया मिलता है खाना, कोई वो कमी नहीं होती है, बढ़िया ही खाना मिलता है। हाँ सारा प्रोटीन इसमें आपको मिल जाता है, सारा न्यूट्रिशन जी मिलता है, सब कुछ मिलता है जी। तो डाइट शेड्यूल बेहद ज़्यादा खास होता है, कुछ इस तरह का मेन्यू होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि अनाज की क्वांटिटी क्या है, कितनी मात्रा में देना है, कितना ग्राम देना है और इसके साथ कितनी कैलोरीज डाली जाती है, और उसका खासा ध्यान जो है यहाँ के शेफ़ वो रखते हैं, क्योंकि 2400 कैलोरीज पर डे देना अनिवार्य है। और इसके अलावा जिसकी जैसी डाइट होती है उसको भी मेंटेन खास तौर पर किया जाता है। भारतीय जवानों के साहस के तो कई किस्से सुने हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना, इतने करतब करना इतना आसान नहीं होता। और कहा जाता है बीएसएफ के लिए खास तौर पर कि डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, और वो सिखाने का काम ड्रिल करती है। आप इस समय जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये ड्रिल कर रहे हैं। इस ड्रिल के माध्यम से अनुशासन सिखाया जाता है, कोऑर्डिनेशन सिखाया जाता है, एकता का प्रतीक इसको माना जाता है, क्योंकि कदम ताल हो या हर किसी का एग्जीक्यूशन एक तरह से एक कदम ताल करना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया से कहा जा सकता है, और ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बीएसएफ की पहचान डिसिप्लिन से होती है, और ये डिसिप्लिन खास तौर पर इसी के माध्यम से देखने को मिलता है। इंस्ट्रक्टर हैं अभिषेक जुनी से बात करते हैं। सर, ड्रिल कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, और क्योंकि ड्रिल का नाम ही है डिसिप्लिन। फोर्स के लिए ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है। जैसा कि आप देख रही होंगे, उस्ताद के वर्ड ऑफ कमांड पे काम करना, ड्रिल क्या है, इन्हें आदेश मानना सिखाती है, और कोई सीनियर के पास जाते हैं तो उनका आदेश मानना, साथ में ड्रिल इनको कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन भी सिखाती है। आप देख रही होंगी कदम ताल करना, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, मतलब हर एक चीज़ को उसको सुनना है और उस पर कार्रवाई करना है। ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है। आप किसी भी फोर्स में देख लीजिएगा, सबसे ज़रूरी जो मेन पार्ट है वो ड्रिल है। ड्रिल इन्हें चलना फिरना भी सिखाती है, ड्रिल इन्हें ड्रेस पहनना भी सिखाती है, ड्रिल इन्हें अपना कार्रवाई करना भी सिखाती है। तो ड्रिल फौज का डिसिप्लिन का बुनियाद है। सर, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, भले वो नेशनल फेस्टिवल की बात की जाए या किसी सीनियर से जब वो मिलते हैं, तो एक तहजीब जो है वो भी सिखाने का काम करते हैं। हाँ, वो भी इन्हें वर्ड ऑफ कमांड भी सिखाई जाती है। अगर राष्ट्रपति को सैल्यूट दिया जा रहा है तो क्या कार्रवाई करनी है, अगर हमें सीनियर बुला रहा है वहाँ पे क्या कार्रवाई करनी है, किस तरह से उनके पास जाना है, कैसे थम होना है, सैल्यूट की कार्रवाई कैसे करनी है, तो हर एक चीज़ उन्हें ये चीज़ सिखाई जाती है। इन्हें परेड होगा, परेड में एक परेड कमांडर होंगे, वर्ड ऑफ कमांड देंगे, उस वर्ड ऑफ कमांड पर सारा कार्रवाई होगा। जैसा कि अभी आप देख रही होंगी, ये कौन सा एक्शन है? ये एक लाइन को एक सीधी लाइन में करने की तरतीब है, मतलब एक सीध में देख रहे होंगे आप, पूरे एक सीध में एक तरह से हो गई है। लाइन को डिसिप्लिन ठीक करने के लिए, एक लाइन में करने के लिए काफी टाइम टेकिंग प्रक्रिया है, क्योंकि एकदम से कोऑर्डिनेशन आना इतना संभव नहीं है, लगातार अभ्यास की जरूरत ज़्यादा रहती है। हाँ, इसमें अभ्यास की ज़रूरत है। अभी हर एक चीज़ का एक पीरियड डिसाइड किया हुआ है। अगर हमें सैल्यूट सिखानी है तो उसके 10 पीरियड हैं, मतलब आपको 400 मिनट्स दिए गए हैं सैल्यूट सिखाने के लिए। तो कोई भी सीखने में टाइम लगता है, और अभ्यास जो है एक बहुत अच्छा तरीका है किसी चीज़ को सीखने का। अभ्यास करते करते ये इस चीज़ को सीख जाते हैं। चैलेंजिंग भी रहता है सर, क्योंकि इससे हम लोग देख रहे हैं काफ़ी टफ है, क्योंकि आपके पैरों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ, ये टफ है काफ़ी, क्योंकि अभी कभी क्या होता है, हिंदी पिछले जो हमारा बैच था वो सारे तमिलनाडु के थे, उनके साथ था क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम, हम उन्हें कुछ बोलते हैं वो उसको समझ नहीं पाते थे, तो हमारे साथ काफ़ी दिक्कत है। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें डेली हम जब वो आप चीज़ एक समय से डेली करते हैं, आपको अपने आप पता चल जाता है कि मुझे अभी क्या कार्रवाई करनी है। फिर क्या है, धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। शुरुआत में 1 महीने 2 महीने टाइम लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये समझ जाते हैं कि हमें अब क्या कार्रवाई करनी है। ड्रिल है तो हमें किस तरह से तैयार होना है, कौन सी ड्रेस पहनना है, अगर उस्ताद का वर्ड ऑफ कमांड है कदम ताल तो क्या कार्रवाई करनी है, ये धीरे धीरे सीख जाते हैं। सर, इसका टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स का सेशन होता है, लेकिन एक बॉडी का भी रहता है कि वो इतना ही कर पाएगी 80 मिनट्स तक इसके। हाँ, इसलिए मैक्सिमम 80 मिनट्स तक, क्योंकि ड्रिल आप देख रहे हो काफ़ी एनर्जी इसमें जाती है, कदम ताल करना है, आपको थम करना है, तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जाती है इसमें, इसलिए मैक्सिमम इसमें टाइम रखा गया 80 मिनट्स का। ड्रिल एक दिन में 80 मिनट्स ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे ज़्यादा हो तो क्या है, बॉडी उनकी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो कर भी नहीं पाए। हम अगर कुछ कहेंगे करने के लिए तो कर भी नहीं पाएंगे, तो हर एक चीज़ का एक टाइम दिया गया है।
बिल्कुल, तो बेहद ज़्यादा जटिल ये प्रक्रिया होती है, लेकिन इसी के माध्यम से अनुशासन जो है वो जवान सीखते हैं और उसके बाद कहा जा सकता है कि एक तहजीब जो है, भले आपके चलने फिरने, कपड़े पहनने से लेकर ये सभी चीज़ें मॉनिटर करने से लेकर जो बेसिक चीज़ें हैं अनुशासन की, वो ड्रिल के माध्यम से ही जवान सीखते हैं। पहाड़ियों के बीच बसा रेवती रेंज में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम किरदार निभाता है लाइव ट्रेनिंग सेशन, जिसमें शार्प शूटर ये समझ पाते हैं कि दुश्मन कितनी दूरी पर है। इस परिसर की मैं बात करूं तो ये 200 मीटर की दूरी पर आपको जो टारगेट सेट है वो किया गया है और यहीं से ये जो लाइव ट्रेनिंग का सेशन है ये संचालित होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सामने वाला दुश्मन कहाँ है, किस तरह से और फायरिंग कितनी सेकंड्स के अंदर जो है दुश्मन तक पहुंचती है, ये सबसे ज्यादा जटिल और ये वास्तविक हालातों को दर्शाते हुए नजर आता है। इसको युद्ध अभ्यास भी कहा जा सकता है क्योंकि यहीं से वो अपने जो कुशल ट्रेनिंग है उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये प्रीमाइसेस आप देख रहे होंगे पहाड़ियों के बीच बसा है और ऐसी ही स्थिति अमूमन किसी भी बॉर्डर पे देखने को मिलती है क्योंकि जवान ऐसे ही कहीं पर भी, भले वो झाड़ियों के बीच हो या कहीं दुपक के, जो दुश्मन को टारगेट करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और कई बार जवानों को कई तरह के जोखिम भी इस दौरान उठाने को मिलते हैं। ये प्रक्रिया और ये जो कार्रवाई है इसको सबसे अहम माना जाता है और इसकी प्रैक्टिस बेहद ज़्यादा लंबी भी चलती है क्योंकि टारगेट तक पहुंचना है, दुश्मन को वार करना है, नक्सलाइट एरिया हो या फिर कहीं पर भी टेररिस्ट अटैक होता है, जम्मू कश्मीर की बॉर्डर हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर इसी तरह की जो ट्रेनिंग है वो दी जा सकती है। और आप जिस तरह से आवाज़ें सुन रहे हैं ये बताने को काफ़ी होता है कि जंग ऐलान इस समय हो चुका है और किस तरह से जो दुश्मन पार्टी है उसका खात्मा किया जा सके। राजेश सर है, उन्हीं से मैं बात करती हूँ। सर, ये लाइव ट्रेनिंग इसी के माध्यम से पता चलता है कि जंग कितनी ज़्यादा कठिन होती है, कितनी चैलेंजिंग होती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट होता है बेसिक ट्रेनिंग का। जब हम किसी भी सिविलियन को सोल्जर बनाते हैं तो उसके लिए उसको फायरिंग करना, उसको फायरिंग कैसे करना है, इसको पूरा प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो फर्स्टली हम लोग इसको पूरा स्कॉट पोस्ट के ऊपर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद इनको ग्राउंड में लेकर के आते हैं और ग्राउंड में लाइव राउंड फायर कराया जाता है। तो उसके बाद जब ये अपना प्रैक्टिस करते हैं तब इनको पता लगता है कि ये किस लेवल पे अब पहुँचे हैं। ये सर, कैसे ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पे 200 मीटर की दूरी है, वहाँ की स्थिति के बारे में बताइए। वहाँ किस तरह से टारगेट दुश्मन छुप के बैठा होता है? ये इसमें हम लोग 2-3 तरीके का शूट कराया जाता है। अभी जो आप इस समय देख रहे हैं ये स्टैटिक टारगेट है। ये बिल्कुल इसमें स्टैटिक टारगेट के ऊपर ही आपको शूट करना है। ये 200 मीटर से इस समय फायर किया जा रहा है और स्नैप शूटिंग भी होती है जिसके अंदर कि आपका हम उसको एक्सपोजर देते हैं कि किस तरह से अगर कोई एनिमी या हमारा टारगेट छुप जाता है और फिर निकलता है, फिर छुप जाता है, फिर निकलता है, इसकी भी हम प्रैक्टिस देते हैं। वो स्नैप शूटिंग कहलाती है, उसको हम स्नैप शूटिंग के थ्रू करते हैं। अच्छा, ज़्यादा चैलेंजिंग कैसे होता है? क्योंकि कई बार मूवमेंट होता रहता है, आपके सामने टारगेट नज़र ज़रूर आ रहा है लेकिन उसकी जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली टारगेट जो हमारे अगर हम जब सर्व करते हैं तो उस समय जो मूविंग टारगेट्स होते हैं उनको इंगेज करना पड़ता है और उसमें ही प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हम जब एडवांस कोर्सेज कराते हैं तो उसके अंदर इनको प्रैक्टिस कराते हैं इसकी कि उसमें टारगेट मूव करते हैं और मूविंग टारगेट के ऊपर फायर कराया जाता है। अच्छा, कैसा, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर सीखने के लिए पहुँच रहे हैं, जवानों में एक अलग ही जोश और जिस तरह का पूरा अपने प्रीमाइसेस का सेटअप किया है वो वाकई ऐसा महसूस होता है कि वाकई हम बॉर्डर और जंगलों के बीच कर रहे हैं। ऑब्वियसली, थैंक यू। बहुत इनको एक्चुअली हमें जब ट्रेनिंग के दौरान हमको ये एक्सपोजर देना होता है कि जब आप बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करेंगे या फिर आप कहीं और जगह ड्यूटी करेंगे, जंगल में आप सर्व करेंगे, तो उस समय आपको
कैसे वहाँ पे सर्वाइव करना है, किस तरह से फायर करना है, इसका भी एक इनको इस ट्रेनिंग में एक्सपोजर दिया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर बॉर्डर्स के ऊपर हमारे रिवराइन एरिया होता है, रिवराइन एरिया की वजह से फ्लड बहुत आता है, तो जब फ्लड आता है उसको भी वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस समय। तो हमें दुश्मन के साथ साथ लड़ने के साथ साथ हमें वेदर में सर्वाइव करना है, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। सिर्फ खाने को कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल लंबा होता है, कहा जाता है कि हरी चीज़ें ही खानी चाहिए, लाल चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इसके पीछे के क्या कुछ तर्क है? देखिए, जब जंगल में हमको सर्वाइव कराना होता है तो उसकी ट्रेनिंग देने के लिए हम बेसिक चीज़ें लड़कों को बताते हैं। ख़ास तौर से जैसे कि अगर आप ऐसे जंगल में हैं जहाँ पर जानवर हैं, तो हम बताते हैं कि जो बंदर खा सकता है वो आप खा सकते हैं, वो कोई भी ह्यूमन बीइंग खा सकता है, तो उसको खा सकता है। दूसरा, रेड कलर की रेडिश जितनी भी चीज़ें उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि इट मे बी पॉइजनस, वो पॉइजनस हो सकती हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके लिए हम इनको पहले से ही इनके अलग बेसिक ट्रेनिंग के दौरान भी जंगल कैंप लगते हैं, जंगल ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम इनको सिखाते हैं। और सर, हमने यहाँ से देखा कि बहुत सारे शूरवीर इस जगह से सीख कर निकले हैं, और ये एक पूरे हिंदुस्तान के लिहाज से बात करूँ तो एक अहम जगह बन गई है ट्रेनिंग, कुशल ट्रेनिंग देने के लिए। बिल्कुल, आप बॉर्डर के ऊपर आप हिंदुस्तान की सीमाओं की जो भी रक्षा कर रहे हैं वो सब इन्हीं बेसिक ट्रेनिंग से निकले हुए हैं। तो हम लोग की नज़र में सभी शूरवीर हैं जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये खुशनुमा माहौल ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा तप होता है। वो तप, वो परिश्रम होता है हर दिन की जाने वाली टफ ट्रेनिंग से, और उसके बाद ही एक जवान जो है वो पूरे स्टैमिना के साथ, पूरी ताकत के साथ, बिल्कुल मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होकर देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए पहुंचता है। और उसके लिए चुनौती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मकसद केवल एक ही होता है कि देश सुरक्षित रहे और जितने भी दुश्मन हैं उन पर वार करके देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाया जा सके। देश की सुरक्षा के अंदर बीएसएफ एक महती भूमिका निभाता है, और इसीलिए इनकी जिम्मेदारी बेहद ज़्यादा बड़ी होती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हथियारों के क्षेत्र में भी भारत ने बेहद ज़्यादा तरक्की कर ली है। इस समय मौजूद हूँ इंदौर में, और इंदौर में ख़ास तौर पर ऐसे हाई टेक्नोलॉजी से रिलीज वेपन्स बनाए गए हैं, और उसकी ख़ास तौर पर जो पुराने समय से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितना चेंजेस आया है वेपन में, वो खास तौर पर दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर रिसर्च भी चलती है कि और किस तरह से जो वेपन्स है उसको तैयार किया जा सकता है, और जितने भी दुश्मन मुल्क है उनसे अगर फाइट करने का मौका मिलता है तो इंडिया का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है। बीएसएफ की अगर मैं बात करूँ तो आज के समय में हर आपातकाल स्थिति में सरकार को जब भी ज़रूरत होती है बीएसएफ की भूमिका सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। इंदौर आईजी मेरे साथ है कुलदीप कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, हमने ये देखा है कि किसी भी तरह की सुरक्षा हो, सबसे पहले जहन में जो आता है वो बीएसएफ आता है। कितना चेंजेस आप बीते कुछ सालों में महसूस कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, बीएसएफ जैसा कि आपने बताया, बीएसएफ ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ, वेस्ट में पाकिस्तान बॉर्डर एवं ईस्ट में बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करती है। अगर हम बात करें जब से बीएसएफ रेज़ हुई है उसके बाद में काफ़ी सारे नई नई तकनीक और नए नए वेपन्स, नई ट्रेनिंग की नई नई शैलियाँ, इसमें हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है और हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। तो हथियारों के का जहाँ तक संबंध है, अगर हम जब फोर्स रेज़ हुई थी, आप यहाँ देख रहे हैं कितने विभिन्न प्रकार के हथियार यहाँ पर लगे हुए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के अगर आप देखें तो काफ़ी सारे हथियार आपको यहाँ मिलेंगे। और अभी भी जैसे अभी इंसास सीरीज़ हमारी नई इंडक्शन है, और समय समय पर इसमें प्रोग्रेस होती रहती है और लेटेस्ट एडिशंस होते रहते हैं। सर, कुछ चेंजेस या बदलाव आप चाहते हैं कि आने वाले समय में बीएसएफ को ज़रूरत है कि वो चीज़ें चेंज होगी तो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव और काफ़ी बेहतर तरीके से और कुछ काम हो सकता है? जी हाँ, ये तो सिचुएशन के साथ हमेशा ज़रूरतें आती रहती हैं। जब कोई भी सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं या कहीं नई जगह पे जाते हैं तो नए नए चैलेंजेस आते हैं, और उनको एड्रेस करने के लिए आपको हमेशा नई नई तकनीक की और नई ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत पड़ती रहती है।
बिल्कुल। अब इंडिया ने बेहद ज़्यादा तरक्की कर ली है, भले वेपन्स की बात की जाए या जिस तरह की नई फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार थी उसको कवर अप करने की कोशिश की गई है। और यही एक बड़ी वजह है कि बीएसएफ जो है वो देश में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और उसके बिना कोई भी वार जो है वो अधूरी सी रहती है। बीएसएफ जवानों की ड्यूटी बेहद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है, लगातार लंबा संघर्ष, और इस बीच याद जो आती है वो याद आती है परिवार की। जवान दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन जो बचा हुआ समय होता है उसको व्यतीत करते हैं अपनों के बीच, उन परिवार के बीच की यादों को ताज़ा करने की कोशिश करते हैं और एक रिलैक्सिंग मोड में जाने की जो कोशिश है वो की जाती है। यहाँ मौजूद जितने भी जवान हैं ये देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हैं और काफ़ी दूरी किलोमीटर का फासला है, लेकिन फिर भी जो दिल है वो जवां है और जो उनकी फैमिली की जगह है वो उतना ही है और देशभक्ति सर्वोपरि है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन एक बात ये भी होती है, त्यौहार हो तो सबसे पहले परिवार की याद आती है। हाँ जी, एक्चुअली आती तो है, लेकिन हमें खुशी होती है कि हमने ये वर्दी पहनी है, अपने वतन के लिए पहनी है और बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर सबके घर सुरक्षित हैं तो हमें भी लगता है कि हम एक परिवार के साथ रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपना कैरियर जो है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट होते हैं। हमारे यहाँ पे उस्ताद लोग हैं, एसओज हैं, अफसर लोग हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। और घर परिवार तो आप जानते हैं कि एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन हमारे घर वाले हमने अपना देश ही अपना परिवार मान रखा है, इस वजह बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में रहते हैं। थैंक यू। कैसे फैमिली को मिस करते हैं क्योंकि बातचीत भी ज़्यादा नहीं हो पाती है, लेकिन वो दिल में जो एहसास है वो बरकरार रहता है। क्या बताऊँ मैम, देखो हमसे देखो मतलब 6-7 महीने से तो घर से दूरी है, फिर भी इतना मतलब हमने इंजॉयमेंट करते हैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर आने के बाद। जैसे हम एक इकट्ठा फैमिली के जैसा है, हमारा उस्ताद लोग इतना बढ़िया मिला है और अपना सबसे बढ़िया है एसी साहब, इंस्पेक्टर साहब और सभी उस्ताद, पीटी का, ड्रिल का, बस बढ़िया है। इससे ज़्यादा और खुशी कहाँ मिलेंगे मैम। सबकी जीवन के अंदर सबकी अहम भूमिका होती है, लेकिन परिवार जो है उसके बीच पहुंचने का एक अलग ही सुकून होता है। ये सबके जीवन में अलग अलग भूमिका होती है। हम जैसे अपने देश की सेवा के लिए आए हैं तो ये हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद हमारा परिवार है। और जैसे कि परिवार से बात करने का भी टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा सा दूर रहने से अफसोस तो होता है, लेकिन देश सेवा सबसे पहली सेवा, हमारा पहला कर्तव्य है देश की सेवा। पहला कर्तव्य देश की सेवा है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये जो मुस्कान है चेहरों पर ये साफ तौर पर बयां करती है जिस तरह का माहौल कैंपस में देने की कोशिश की जाती है। और सभी जवानों का यही कहना है कि देशभक्ति सर्वोपरि है और उसके बाद उनका जो परिवार है वो आता है। भारतवर्ष इस साल आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में अमृत महोत्सव बना रहा है और इसके साथ आम जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से देश को सुरक्षित रखने के लिए जवानों की किस तरह की भूमिका रहती है। देशभक्ति से ओतप्रोत भावना प्रकट करने की एक महती भूमिका अदा इस बार सरकार करते नजर आ रही है। इसीलिए हर एक प्रीमाइसेस में आपको तिरंगा लहराते हुए नजर आएगा और ये जवानों के बीच भी कुछ इसी तरह की देशभक्ति की भावना आप देख सकते हैं। चूँकि सरहद पर तो ये डटे रहते हैं, इसके साथ साथ इनके चेहरों पे वो चमक होती है, वो गर्व उनके चेहरों से महसूस होता है जब इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतनी विकट परिस्थितियों में असामाजिक तत्व हो, आतंकवादी हो, उनसे मुठभेड़ करते हैं, नक्सलाइट का खात्मा करते हैं। और यही जवान जो है ये अपनी कुशल क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए काफ़ी होते हैं। कुछ जवानों से भी मैं बात करती हूँ। सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, कितना प्राउड मोमेंट होता है क्योंकि हर नागरिक को ये पता होना चाहिए कि सरहद पर काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत मोटिवेट होते हैं हम इस चीज़ से कि हमने अपनी वर्दी पहनी अपने देश के लिए। और अमूमन मुझे यहाँ तक मुझे कहना चाहिए मैं एक देश का सैनिक हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक सरहद पर जाके मैं अच्छे से अपने वतन की रक्षा कर सकूँगा। और मुझे देश प्रेमियों से और
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस देश को हमारी ज़रूरत है और हमें देश की, तो हम अपनी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से दिन रात, और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग देते हैं हमारे उस्ताद लोग, हमारे साहब लोग, हमें बहुत अच्छा लगता है। फिजिकली हार्ड तो है लेकिन बहुत मोटिवेट होते हैं, क्योंकि ये जो हार्ड वर्क है हमारे भविष्य में हमारे देश के और हमें काम आने वाला है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुए का दिल में है। बिल्कुल यही जोश की दरकार इस समय देश को है, और यही जो जवान है ये इस समय देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में अपनी फिक्र ना करते हुए देश की सुरक्षा के लिए ये जाबाज जो है, ये शूरवीर जो है, ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बीच अपने आप को, अपने मज़हब को सुरक्षित रखने के लिए कई बार अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। IBC 24 की पूरी टीम जो है वो BSF के जवानों को एक सल्यूट देती है, और इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जवान बनना उसको कितनी विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और उनका जीवन बाकी जीवन, सामान्य जीवन से कितना अनूठा और अलग होता है, लेकिन उनका मकसद केवल देशभक्ति और देशभक्ति होती है। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संतोष जटवन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।